जी हम सीखते हैं कि एम एस एक्सेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शंस टू एम एस एक्सेल। सर्च में गया, मैंने एम एस एक्सेल लिखा। जब एम एस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेल आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। ये एक्सेल का आइकॉन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने एम एस एक्सेल लोड हो जाएगा। एम एस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम शीट्स वगैरह बनाते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं, सैलरी शीट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसके अंदर भी हम काम करते हैं। तो हमारे पास ये आप देखें कि जैसा कि आपको अगर याद हो कि एम एस वर्ड के शुरू में मैंने बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं जो उन यूज़र्स के लिए होते हैं जिनको वो सॉफ्टवेयर नहीं आता। तो इसी तरीके से एम एस एक्सेल के अंदर भी बनी बनाई ये शीट्स मौजूद होती हैं जो उन लोगों के लिए होती हैं जिन्हें एक्सेल नहीं आता। ये फॉर्मेटेड हैं और फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होता है उसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। इसकी फॉर्मेट्स पहले से मौजूद है। मैंने मिसाल के तौर पर इस फाइल को यूज़ करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये बनी बनाई फाइल मेरे पास मौजूद है। फार्मूले वगैरह इस पर पुटअप हुए हुए हैं। वेडिंग बजट के नाम से ये मौजूद है कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। हमने इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। इंटरनेट आपके पास मौजूद है तो ये देखिए आपके पास ये कंप्लीट बनी हुई फाइल एम एस एक्सेल के ऊपर आ गई। इस एम एस एक्सेल पे जो फाइल आपके सामने आ रही होगी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। फार्मूले इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर फार्मूले मौजूद हैं। आपने यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आप जो भी है वो डालेंगे तो उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ रही होगी। जो भी आप कैलकुलेशन करते रहेंगे वो वैल्यू आपके सामने आ रही होगी। तो इस तरीके से आपके सामने ये बनी बनाई एक शीट है। और ये जो मैंने शीट ली है वो किससे ली है, मैंने आप जानते हैं कि ये बने बनाए टेम्पलेट्स या थीम होते हैं। कंट्रोल W से मैंने इस फाइल को सेव क्लोज किया। मैंने दोबारा से फाइल में गया, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि इस तरह से बहुत सारे आ रहे हैं। अगर आप इसके अंदर आपके रिक्वायर्ड जो भी चीज़ है जो आपने काम करना है वो यहाँ पे उसकी फॉर्मेट मौजूद नहीं है, फॉर्मेट यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शंस में आप क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हैं। आपने पर्सनल के ऊपर क्लिक किया तो नेट अगर आपके पास कनेक्ट है तो ऑनलाइन ये टेम्पलेट्स लोड करके यहाँ पर लेके आ जाएगा और उन टेम्पलेट्स के अंदर से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आप इसके अंदर काम करेंगे। अब इसी तरीके से आपको ये आपकी रिक्वायर्ड ऑप्शन है या यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड आपने कहा कि मुझे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर लिस्ट बनानी है, सेमेस्टर कैलेंडर बनाना है। अब आपने सेमेस्टर कैलेंडर बनाना है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, देन उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास नेट से डाउनलोड हो जाएगा। ये पूरी फॉर्मेटेड रहेगा, आपके सामने शीट बनी हुई आ जाएगी जो कि आपके पास पूरी फॉर्मेटेड है। बस आपने इसके अंदर डेटा पुट करना है और ये आपका कंप्लीट वर्क हो जाएगा। और इसकी मल्टीपल इससे कनेक्ट दूसरी जितनी शीट्स हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद होंगी। आपने इसको कंट्रोल W किया और ये फाइल मैंने क्लोज कर दी। लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं काम तो हम कंट्रोल N करेंगे। न्यू शीट ये मेरे पास ओपन हो गई। इस शीट के अंदर हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर जूम के आपको इजीली दिख सके। तो हमारे पास ये जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं कॉलम। इस कॉलम का नाम है E, ये कॉलम है H, ये कॉलम है हमारे पास E, ये हमारे पास C और इसी तरीके से इसको हम कहते हैं रो। ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 6 है, ये रो नंबर 8 है, ये रो नंबर 11 है। हर यहाँ से ये कॉलम आया C और यहाँ से आया 3 तो ये सेल का एड्रेस है C3 जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा। हर ब्लॉक का, खाने का, सेल का अपना एड्रेस होता है। यहाँ से आया F, यहाँ से आया 6, इसका है F6। इसी तरीके से यहाँ से आया D, यहाँ से आया 4, इसका एड्रेस है D4। अब हम इसको अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा होता है वो सेल एड्रेस आ रहा होता है। ये फार्मूला बार है। बाकी तमाम फार्मूलाज यहाँ पर आपके पास ये पूरा मौजूद है। फंक्शन एंड फार्मूलाज लाइब्रेरी जो यहाँ से हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास होम के अंदर वही जर्नल ज़्यादातर चीज़ें जो MS वर्ड में आपने सीखी थी। कोई भी अगर हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देखें राइट अलाइनमेंट पे आ गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा कराची, लाहौर और मैंने लिखा
इस्लामाबाद, मैंने लिखा इस्लामाबाद। तो आप ये देखें कि इसकी अलाइनमेंट हो गई लेफ़्ट। तो हमारे पास जो भी नंबर फॉर्मेट होगा उसकी राइट अलाइनमेंट होगी, लेफ़्ट अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी। अगर ये लफ्ज़ पूरा नहीं आ रहा, आप इसको साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसकी यहाँ से आप गए और इसकी थोड़ा सा आपने विड्थ खोल ली, ये आपके पास आ गया। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट है और ये जो हमारे पास है नंबर फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे हम किसी चीज़ की सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है MONDAY मंडे लिखा। मंडे लिखने के बाद ट्यूसडे लिखना चाहते हैं। तो अब हमें पूरी वीक चाहिए, हम यहाँ पर आए और यहाँ से हमने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया और इसको कॉपी करते चले गए। तो ये आप देखें पूरी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मंडे की जगह MON लिख देता हूँ, तो अब जो है वो सीक्वेंस जो जनरेट होगी वो सिर्फ 3 कैरेक्टर पे होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ JUNE जून, अब जून लिखने के बाद मैंने इस जगह पर रखा और ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पूरे मंथ इसमें आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं 1 लिखता हूँ, तो मैं कॉपी करूँगा तो क्या आएगा? ये 1 ही कॉपी होगा। ये देखिए ये 1 ही कॉपी होगा। लेकिन अगर मैं इसमें सीक्वेंस जनरेट करना चाहता हूँ तो मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, दोनों की सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने कॉपी किया और अब आप देखें सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने ये बता दिया कि 1 और 2 यानी कि काउंटिंग किस वे में चलनी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इवन या ऑड नंबर के बारे में भी अगर दूंगा, मैंने 1 दिया, 1 के बाद अगर मैं 3 दे दिया, तो अब उस सूरत के अंदर ये एक वैल्यू का गैप आपको दे देगा। ये आपके सामने देखें। अब इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिया और लेने के बाद मैंने इसको ये ड्रॉ किया, तो अब आप ये देखिए एक वैल्यू का गैप आ गया। तो हमारे पास ये सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट हो सकती है। मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ से मैंने कंट्रोल A किया, डिलीट कर दिया, इसी तरह कंट्रोल A किया, डिलीट कर दिया। हमारे पास ये जो कॉलम है ये कॉलम कहलाते हैं और ये जो हमारे पास कहलाते हैं वो रॉ कहलाती है। सबसे आखिरी रॉ के ऊपर जाने के लिए हम कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे आखिरी रॉ के ऊपर चले गए। 10,48,576 रोज होती हैं, सबसे आखिरी रॉ के ऊपर हम चले गए। सबसे पहली के ऊपर जाना है तो हमने कंट्रोल और अप एरो जो आपके कीबोर्ड पे मौजूद है उसको प्रेस करेंगे तो ये सबसे पहले उस पर चले गए। अगर रॉ और कॉलम आपको मालूम करने तो आप इस जगह आए और आपने प्रेस किया तो ये बता रहा है 10,48,576 रोज होती हैं एक शीट में और 16,384 कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर। तो इसी तरीके से अब अगर आप आखिरी कॉलम के ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके आपने अपने कीबोर्ड से राइट एरो को प्रेस किया तो ये सबसे आखिरी कॉलम पे आ गए। इसी तरीके से आप अगर यहाँ से ये जा रहे हैं और आप कंट्रोल करके लेफ्ट एरो किया तो ये आपके पास बिल्कुल पहले कॉलम के ऊपर आ गए। अब हमारे पास आते हैं हम अगले हिस्से के ऊपर कि हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं तो उसकी अलाइनमेंट राइट, कोई कैरेक्टर अगर लिखा तो उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखता हूँ तो जैसे ही मैं इक्वल टू का साइन लिखूँगा यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फंक्शन या फार्मूला लिखते हैं उससे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हैं जिससे कंप्यूटर को ये पता हो जाता है इस सेल में अब जो आप लिखना चाह रहे हैं वो फंक्शन या फार्मूला है। मैंने इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ पर 12 लिखा, यहाँ मैंने लिखा 10 और मैं इसका यहाँ पर टोटल चाहता हूँ तो मैंने इक्वल टू किया। यहाँ से इस सेल का एड्रेस लिया C3, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसका एड्रेस क्या है C3। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, इसका भी प्लस करना चाहता हूँ तो इसका एड्रेस है C4। दोनों को मैंने एंटर किया तो ये यहाँ पर आंसर आ गया 22। अब ये जो आंसर आया है अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ तो आप देखें कि आंसर ऑटोमेटिकली तब्दील होता रहेगा। अगर मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा तो तब्दील ये होता रहेगा। यहाँ ये वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ तो फार्मूला बार पे ये वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो ये फंक्शन या फार्मूला जो लगा हुआ है वो मेरे सामने आ रहा है कि मैंने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। इसी तरीके से हम इसको प्लस इस फार्मूले या फंक्शन को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्ट की होती है F2। F2 अगर मैं प्रेस करूँगा तो वो सेल एडिट की कहलाती है। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूँगा कर्सर मेरा फंक्शन या फार्मूले पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको माइनस का साइन दे दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू तब्दील हो रही है। यहाँ से अगर मैंने इसको
वैल्यू बदल दी, तो अब ये मैं अगर यहाँ से वैल्यू तब्दील कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये अब माइनस का काम कर रहा है। तो हम कोई भी सेल, अब इस सेल को एडिट करना है, F2 प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ गए। अब मैंने इसको माइनस हटा के यहाँ स्टार लगा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ लिखा मैंने 3, तो ये मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया। तो हमने यहाँ देखा कि ये हम फंक्शन या फार्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। यहाँ एक हम छोटी सी चीज़ बनाते हैं, छोटी सी शीट। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा आइटम कोड, आइटम कोड, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा अगला आइटम नेम, फिर उसके बाद मैंने लिखा QTY क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और यहाँ पर अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। अब मैंने आइटम कोड मैंने डालना है, यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, दोनों को सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके सामने आइटम आ गए। इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से कर लिया। यहाँ मैंने लिखा पहला आइटम हार्ड डिस्क, फिर मैंने उसके बाद लिखा USB, फिर मैंने लिखा कीबोर्ड, फिर मैंने लिखा माउस, फिर मैंने लिखा USB स्कैनर। मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन की कि मेरे पास हार्ड डिस्क जो है वो 12 की क्वांटिटी में है, USB जो है वो इतनी क्वांटिटी के अंदर है, कीबोर्ड मेरे पास जो है वो इतने हैं, माउस जो मेरे पास हैं वो इतने हैं और स्कैनर मेरे पास इतने हैं। एक के रेट हार्ड डिस्क के मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए कि एक हार्ड डिस्क के रेट इतने हैं, इतनी जो है वो USB के रेट हैं, कीबोर्ड जो है मेरा इतने रुपए का है, माउस जो है वो मेरा इतने अमाउंट का है और स्कैनर जो है मेरे पास वो इतने अमाउंट का है। तो यहाँ पर अब मैं इसका अमाउंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने सबसे पहले फार्मूला लगाया इक्वल टू का। इक्वल टू के फार्मूले के बाद मैंने कहा कि C4 यानी इस सेल को मल्टीप्लाई कर दो इस रेट से। तो एंटर किया मैंने, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गया कि जनाब ये इतने अमाउंट का है। इसको लिया मैंने, कॉपी कर दिया, तो ये आप देखें कि हर एक का अमाउंट कैलकुलेशन होके आ गया। अब आपके सामने ये मौजूद है ये फार्मूला कि मैंने क्या किया, C4 को D4 से मैंने मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी अगर फॉर्मेट देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसकी सिलेक्शन की, अलाइनमेंट सेंट्रलाइज कर दी मैंने। अब अलाइनमेंट सेंट्रलाइज करने के बाद मैंने इसको अगर ये चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्शन किया। तो आपको याद होगा वर्ड में भी हमने टेबल यूज़ किया था, उस टेबल को यहाँ से हमने यूज़ करने के बाद अब यहाँ से टेबल की फॉर्मेट्स मौजूद हैं। आप टेबल की फॉर्मेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आपने टेबल की फॉर्मेट अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो ये आपके पास टेबल की फॉर्मेट्स अप्लाई हो जाएंगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से ये बटन लगे हुए आ गए हैं, ये फ़िल्टर इसके ऊपर लग गया है। इस फिल्टर का काम क्या है कि यहाँ से आप क्लिक करें, आपने मिसाल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क की लिस्ट देखनी है, आपने क्लिक किया तो यहाँ से सिर्फ हार्ड डिस्क दिख रही होगी। जो फ़िल्टर आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ये बना हुआ आ जाएगा। इसको वापसी आप ऑल कर देंगे तो आपके सामने ये देखें ये तमाम आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास इसकी अलाइनमेंट अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करके इसको भी सेंट्रलाइज़ कर लें, ये आपके पास सेंट्रलाइज हो गया। अब इसी तरीके से हमने इसके कॉलम को थोड़ा सा मैंने साइज़ लार्ज किया और लार्ज करने के बाद इनकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया। तो आप देखें रैप टेक्स्ट से ये होता है कि उसकी वैल्यू उसी सेल में रहेगी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। ये मेरे पास शीट बनी हुई आ रही है जिसके अंदर एक आइटम कोड है, एक आइटम नेम है, एक क्वांटिटी है और एक रेट है और एक अमाउंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में और दीगर चीज़ें देखेंगे। इसकी जो असाइनमेंट्स दिए जाएं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसको बना के देखिएगा। ये बेसिक शीट है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए दीगर चीज़ें भी ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये जो जितना आपको बताया गया है ये काफ़ी हेल्पफुल है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ें सीखेंगे, मज़ीद शीटें बनाना सीखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।